अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है महानूर ख़ान और जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का बजट जो है 17 जून को यानी कि कल आने वाला है। ये माली साल का जो बजट है 2026 से 2027 लोगों की इसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें तालीम के हवाले से बेहतरी होगी, गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा और सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी, तरक्याती काम होते हुए नज़र आएंगे। तो वो जो है वो तो हमें कल ही पता लगेगा, लेकिन जो एस्टिमेट हमारे सामने आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता दूं। ये बजट जो है कल पेश होगा और इसे सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना शुएब नौशरवानी प्रेजेंट करेंगे और इसका जो है हजम जो है मुकम्मल वो है 1200 अरब। इस बजट के हवाले से हमारे पास कुछ एस्टिमेट जो हैं वो आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जिसमें सबसे पहले सेहत का शोबा, जिसमें पिछले साल जो बजट रखा गया था वो 71 अरब तक था, इस दफ़ा वो बढ़ के तकरीबन 90 अरब तक हो जाएगा। और इसमें अद्वियात जो हैं जिसकी ख़रीद व फ़रोख्त है उसका बजट रखा गया था 6.9 पिछले साल और इस साल वो इंक्रीज़ होकर तकरीबन 8 अरब तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो बर्न सेंटर है उसके लिए 40 करोड़ और जो ट्रॉमा सेंटर जो नया बनेगा उसके लिए तकरीबन 1 अरब तक रखा गया है। अब मैं स्कूल के हवाले से आपको बताती चलूँ, जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए पिछले साल का जो बजट था वो 102 अरब था, जो कि इस दफ़ा इंक्रीज़ करके तकरीबन 110-115 तक कर दिया जाएगा। ये एक तजवीज़ है जो शामिल की गई है। आगे जो बजट में जो चीज़ें होंगी उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुजीब अहमद से और उनसे जानेंगे कि बजट में क्या चीज़ें और एस्टिमेट बताया गया है और आने वाला बजट लोगों के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है, क्या इसके अंदर खामियां हो सकती हैं। बलूचिस्तान में तरक्याती जो बजट था पिछले साल 250 अरब रखा गया था, इस दफ़ा वो कम करके 210-215 अरब तक क्यों किया गया है? तरक्याती बजट में कमी की कई वजूहत हैं। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला है। अगर आप इसको देखें तो अमन व अमान की सूरत इंतहाई मखदूश है और उस पर फोकस किया जा रहा है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है वफाक की जानिब से सूबों से दरख्वास्त की गई थी कि उनके बजट में उन्हें कुछ कमियां दरपेश हैं, सूबे अपने फ़ंड्स में से कुछ कुर्बानी दें ताकि वो अपने मामलात को चला सकें। तो इसकी वजह एक ये भी रही कि वफाक को हिस्सा दिया बलूचिस्तान ने, अपने हिस्से में से दीगर सूबों ने भी दिया, तो उस वजह से ये बजट कटौती करके 250 से 200 अरब तक लाया गया। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में चाहे 200 अरब हो या 300 अरब हो, ग्राउंड पे हम देखते हैं कि वो काम होता हुआ नज़र नहीं आता। अमूमन ये होता है कि हमारे पास इतनी सलाहियतों की कमी है कि ये 200 या 300 अरब रुपए ग्राउंड पे लग ही नहीं सकते। और देखा ये जाता है कि साल के जो माली साल का आखिरी 2-3 माह होते हैं इसमें टेंडर किए जाते हैं और कागज़ों में मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसको चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फोकस ये रखा है कि इस दफ़ा अमन व अमान को देखा जाएगा। अमन व अमान बेहतर होगा तो डेवलपमेंट आगे चल के हो सकती है, लेकिन सारे पैसे डेवलपमेंट के लिए रख के फिर अमन व अमान को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये मामला ज़्यादा चल नहीं सकता। बलूचिस्तान में फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि अमन व अमान को बेहतर किया जाए, सरमायाकारी बाहर से भी आए, बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके सरमायाकारी करें, उनके लिए माहौल को साजगार किया जाए, तो वहाँ से जो जनरेट होंगे फंड्स वो भी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। बलूचिस्तान का बजट पिछले साल भी सरप्लस था और टैक्स फ्री था, इस साल भी सरप्लस है और 40 से 45 अरब तक सरप्लस किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बलूचिस्तान में इतनी पसमानदगी क्यों है? कि बलूचिस्तान में पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह गवर्नेंस का ना होना है। हम देखते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पुरअज़्म हैं, उनकी नीयत भी साफ़ है, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन गवर्नेंस उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। मतलब जितना भी वो कोशिश कर लें मामला सुधर के नहीं दे रहे। गवर्नेंस नहीं है तो तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इसके अलावा सड़कें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने की, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। दूसरा मसला हो रहा है कि जो MPAs, मिनिस्टर्स, इवन MNAs हैं वो अपने इलाकों में जा नहीं सकते अमन व अमान की वजह से, वो वहाँ बैठ नहीं सकते, ग्राउंड पे उनको सूरत-ए-हाल का पता नहीं। हम देखते हैं कि सेहत के लिए 100 अरब रुपये रख दिए, 90 अरब रुपये रख दिए, ग्राउंड पे लगते हुए नज़र नहीं आ रहे। इंटीरियर बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पे अस्पतालों की बिल्डिंग्स हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है
तो वहाँ पे अद्वियात नहीं है। ये मामलात कागज़ों की हद तक तो बहुत होशरुबा लगते हैं कि 90 अरब या 95 अरब रुपए सेहत के लिए रखे गए हैं, अद्वियात के लिए इस दफ़ा 8 अरब से ज़्यादा रखा जाएगा। इवन आप कोयटा में देख सकते हैं कि कोयटा के जो बड़े अस्पताल हैं, सिविल संडेमन हॉस्पिटल और बुलान मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, यहाँ पे 90% मरीज़ों को अद्वियात दस्तयाब नहीं होती, यहाँ पे बेहतर इलाज नहीं हो पाता। इसके साथ हमारे को सामना है जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़तालों का, मुसलसल ये हड़तालें होती हैं, उससे भी मरीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो हड़ताल पे नहीं जा सकती, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं हड़ताल पे, वो भी मामलात गंभीर कर रहे हैं। तो गवर्नेंस तो ना होने के बराबर है। हमने देखा है कि मिनिस्टर्स भी ये कहते नज़र आते हैं कि उनकी मर्ज़ी नहीं चल रही। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान भी निजी महफिलों में करते हैं कि वो एक तहसीलदार, एक पटवारी को भी पोस्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर वो इतनी भी पावर नहीं रखते तो वो इस ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अगर उनके पास पावर नहीं है तो फिर ये पावर है किसके पास, और अगर ये पावर उन्होंने खुद डेलीगेट किए तो तब भी वो बता दें, अगर नहीं किए तब भी वो बता दें। अधूरी बातों से इबाम पैदा होता है, लोगों को सहूलतें नहीं मिल पाती। गवर्नेंस ना होने से अब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, सड़कें यहाँ पे नहीं हैं, बिजली यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है। आपके पास सरप्लस बजट है, 45-50 अरब रुपए आप सरप्लस रख के बैठे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सरप्लस होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ कागज़ों की हद तक आप ये दिखा रहे हैं कि हम सरप्लस हैं, हम खसारे में नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हम अमली तौर पे खसारे में हैं, क्योंकि हम आवाम को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि वज़ीर आला साहब को नौजवानों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इस हवाले से उन्होंने इस बजट में भी यही सुनने में आ रहा है कि 5000 से ज़ायद जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। ये तो हर साल होता है, लेकिन इन आसामियों पे क्या वाकई में नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पे जॉब्स मिल रही हैं, या मिल रही हैं, नहीं मिल रही? हम हर बजट में देखते हैं कि 5000 असामियाँ मुख्तस की गई हैं, नई रखी गई हैं, पुरानी भी रह जाती हैं। लेकिन हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि 8000 असामियाँ रखी गई, उसमें तालीम भी थी, सेहत भी थी। क्या हुआ? हमने SB के स्कैंडल देखा, हमने देखा कि क्या किस तरह भर्तियाँ हुई, किस तरह नौजवानों में एहसास महरूमी पैदा हुआ। इसी तरह दूसरे महकमे भी हैं, असामियाँ रखी तो जाती हैं, वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमलन वैसे नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए। नौजवानों को मेरिट चाहिए, आप मेरिट को नज़रअंदाज करके लोगों को कर रहे हैं घोस्ट मुलाजमीन भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि आप असामियाँ रख लेते हैं उनको भर्ती करने के लिए। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि एक वक्त में 2-2 जगह पे जॉब्स कर रहे हैं और उनको भी फिर एक और जगह भी नौकरी मिल जाती है, और जो असल में हकदार हैं वो इससे महरूम रहते हैं। तो ये एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जॉब्स क्रिएट करना अच्छी बात है, लेकिन हकदार को उस तक वो जॉब देना, उसको रिलीफ फराहम करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप चाहे कोई भी महकमा उठा लें, हर जगह पे आवाज़ें उठ रही हैं। SB के स्कैंडल तो एक बहुत बड़ा केस बन के सामने हमारे पास आया। 8000 असामियाँ थीं, कहाँ गई, क्या हुआ? एंटी करप्शन उसकी तहकीकात कर रही है। वो लोग टेम्परेरी भर्ती हुए या कॉन्ट्रैक्ट पे हुए, उनका मुस्तकबिल क्या हुआ? क्या नई भर्तियां हुई नहीं हुई? ये जो 5000 नई असामियाँ पैदा की हैं, आए ये बिल्कुल नई हैं या वही हैं जो ख़त्म हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट की? बहुत सारी चीज़ें इबाम रखती हैं। इस हवाले से संजीदा कोशिशें करने की ज़रूरत है, और हुकूमत सिर्फ कागजात की हद तक तो बहुत संजीदा कोशिशें कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे नौजवानों का एहसास महरूमी दूर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप जिस जगह पे जाएं, जिस ज़िले में जाएं, वहाँ पे नौजवान एहसास महरूमी का शिकार हैं। जब रोज़गार नहीं होगा, उनको घर चलाने के लिए वसाइल नहीं होंगे, तो नौजवानों का फिर मुस्तकबिल क्या होगा? वो किस तरफ जाएंगे? हम ये कहते हैं कि जी वो दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। जब आप सहूलतें नहीं दे पाते, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाते, रिलीफ नहीं दे पाते, तो फिर नौजवानों से गिला करना में हुकूमत हक बजानिब नहीं है। रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो माँ है, वो इस मामले को संजीदगी से ले और हकदारों को उसका हक दे। अरकान असम्बली तरक्याती बजट में कमी पर बहुत ज़्यादा बरहम नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अमन अमान की सूरत हाल पर भी क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या मुख्तस किया गया है? आपने 2 सवाल एक साथ किए। पहले मैं आपको बताता हूँ अरकान असम्बली तरक्याती बजट की कमी पे नाराज़ क्यों हैं। बलूचिस्तान में माजी में होता रहा कि एक अरकान असम्बली को, रुकन असम्बली को 1 अरब रुपए तक के फ़ंड मिलते थे, जिसे वो अपने इलाके में तरक्याती स्कीमों पर इस्तेमाल करते थे। और
इस हवाले से जो बहुत वज़ीर आला के चहीते हुआ करते थे या जो असर रसूख रखने वाले अरकान असम्बली और वज़रा हुआ करते थे, वो माजी में 5 से 7 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें ले जाते थे। इस दफ़ा ये बजट कट करके 1 अरब से 50 करोड़ कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला के जो तरक्याती स्कीमें हैं जो पहले लामहदूद तक होती थी, लेकिन अब वो भी 1 अरब तक महदूद की गई हैं और उसकी वजह लिंक हुआ है फिर वही अमन ओमान। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि अमन ओमान पे क्या तवज्जो दी जा रही है। अमन ओमान पर हमने गुज़िश्ता साल देखा था कि तकरीबन 90 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन इस बार ये तवक्को की जा रही है कि ये बजट 120 अरब से तजावुज़ कर जाएगा, क्योंकि हुकूमत का फोकस अमन ओमान का क़याम है। तो अरकान असम्बली की बरहमी इसलिए है कि उनके जो इलाकों में तरक्याती उन्होंने काम करने थे वो अब उस तरह हो नहीं पाएंगे बकौल उनके, लेकिन क्योंकि हमने ग्राउंड पे देखा हुआ है कि तरक्याती काम तो होते ही नहीं है, ये आखिरी दिनों में टेंडर होते हैं और उसी को लेके फिर आगे कमीशंस चलती हैं, जो ठेकेदार हैं वो कमीशन खाते हैं, जो मुतल्लका महकमे हैं सारे लोग इस कमीशन माफिया का शिकार होते हैं। तो वो इस वजह से ज़्यादा बरहमी है और तरक्याती मंसूबों के हवाले से 17 को बजट पेश होने जा रहा है और अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ तरक्याती स्कीमें कि कौन कौन सी रखी जाएंगी और तरक्याती स्कीमों में ऑन गोइंग के लिए कितना होगा, नई तरक्याती स्कीमें कितनी होंगी, ये भी अभी देखना बाकी है। ये फैसला होगा कि कितना होगा। अब 200 अरब रुपए में आपने ऑन गोइंग के लिए कितना देना है वो देखना है आपने, और जो नई हैं वो कितनी होंगी। तो ख्याल ये है कि जो ऑन गोइंग है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, नई तरक्याती स्कीमों को कम रखा जाएगा और जो अरकान असम्बली के फ़ंड हैं उनको भी महदूद किया जाएगा। अब अरकान असम्बली के जो फ़ंड इस्तेमाल होंगे उनके इलाकों में तरक्याती उसके मद में, तो उसको भी निगरानी के लिए DCC वहाँ पे मौजूद होगी जो ग्राउंड पे देखेगी कि वर्क कैसा हो रहा है। तो ये गवर्नेंस के लिए एक ज़रूरी इक़दाम है। इस हवाले से ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इस बजट में वज़ीर आला को ये इम्प्लीमेंट भी कराना होगा। जो कुछ वो कर बैठते हैं, जो वो उनके वज़ीर ख़जाना शोएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे कल, तो उसमें उनको ये चीज़ें देखनी होंगी कि वो जो कुछ कह रहे हैं आया वो इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, चाहे वो रोज़गार के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, आबनोशी के हवाले से, सड़कों के हवाले से। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। जी, हम लोगों ने जानी बलूचिस्तान की सूरत हाल बजट आने से पहले, लेकिन लोगों की भी यही तवक्कात हैं कि जब बजट आएगा उसमें जो चीज़ें मुख्तस की गई हैं, आवाम के लिए जो रिलीफ दिए गए हैं, जो स्कीमें बनाई गई हैं, उन पर सही मायनों पर अमल दरामद किया जाए, ना कि सब्ज़ बाग दिखा के आवाम को धोखा दिया जाए। इसी के साथ महानूर ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।